वहाँ पे आपको स्कूलों की कमी नहीं मिलेगी, उसके स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी नहीं मिलेगी, कहीं पे आपको सड़क की दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक आपने पंजाब की बात करी, पंजाब में कितनी सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की? दिल्ली सत्ता में बैठे हैं। अगर सुपड़ा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पंजाब में साफ हुआ। नमस्कार, इंडिया पूल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जय चमोली। हिमाचल में सियासी सरगर्मियां तूल पकड़ रही हैं। कारण है आगामी चुनाव। इस तर्ज पर हमारे इस खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी का रूबरू एक खास मेहमान से करवाने वाला हूं। कांग्रेस नेता और श्री नैना देवी विधानसभा से विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले बात क्षेत्रीय विकास की करेंगे। अगर मैं श्री नैना देवी विधानसभा की बात करूं तो पिछले 4.5 साल में नैना देवी विधानसभा को क्या क्या मिला है आपके द्वारा? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके दिमाग में यह है कि ये श्री नैना देवी जी चुनाव क्षेत्र है जी। मैं उससे पहले आपको ले जाना चाहूँगा कि जब डिलिमिटेशन हुई थी चुनाव क्षेत्रों की, तो ये हलका जो है वो कोट कहलूर के नाम से जाना जाता था। इसमें कुछ 2-3 पंचायतें वो भी थी जो आजकल सदर हलके में है। मैं उनका भी विधायक रहा हूँ। ये कोल डैम जो है ये मेरे चुनाव क्षेत्र में हुआ करता था। एक और मंडी डिस्ट्रिक्ट रह जाता था और बाहर से लेके नंगल तक बड़ा लंबा चुनाव क्षेत्र है। एक और भाखड़ा विस्थापित हैं, दूसरी ओर जो है वो पंजाब की हवा भी है। साथ में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कोई 8 चुनाव क्षेत्र है जो मेरे साथ चारों तरफ से जो है वो लगते हैं। जहाँ तक बात रही कि ये मेरे एमएलए बनने के बाद या मेरे से पहले जो कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ से रहे हैं, उसमें यहाँ पे क्या क्या हुआ है, आप उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं अपने बारे में आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले हमारे से स्वतंत्रता सेनानी दौलतराम संख्यान जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने जो है इस चुनाव क्षेत्र को, जो पुराना कोट कहलूर था, उसके विधायक रहे हैं। वो राज्य मंत्री भी बने, डिप्टी मिनिस्टर भी रहे। डॉक्टर परमार के टाइम से लेके वीरभद्र सिंह जी तक जो है वो मंत्री भी रहे। और मुझे मौका मिला 1985 के बाद। उसके साथ ही हमारे यहाँ से अगर देखा जाए तो पुराने बिलासपुर का जो हमारा जो रियासत थी यहाँ पे, उसमें जो हमारे जो राजा खानदान से नज़दीक थे वो मियाँ कुलदीप सिंह जी, वो भी एमएलए रहे यहाँ से। और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक सबने अपने अपने ढंग से काम किया है। पहले पैसा कम होता था, बाद में पैसा थोड़ा ज़्यादा आया। मनमोहन सिंह जी के टाइम के बाद और ज़्यादा पैसा आया। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि ये जो लंबा चौड़ा चुनाव क्षेत्र है, ये मैंने पैदल चल के जो है वो इसका काम करना शुरू किया था जब मैं NSUI का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था, जब मैं प्रदेश का यूथ कांग्रेस का भी जनरल सेक्रेटरी रहा, और उन दिनों रहा जब मैंने वकालत शुरू करी। तो उसमें यूनिवर्सिटी से आके श्रीमती इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से जीत के आई थी, उनको अनसीट किया गया, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कांग्रेस के लिए बुरा समय था। तो हम उस समय के कांग्रेस पार्टी के जो है वो परखे हुए सिपाही थे। हमारे कई साथी थे वो छोड़ के चले गए, कई जो है वो CFD के थ्रू जनता पार्टी में गए, और जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे मजे लिए थे ना, वो वहाँ से भागे। लेकिन बुरे दिनों में हमने शुरुआत करी। NSUI का जनरल सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर जब वकालत शुरू करी तो मैं जिले का प्रधान मेरे को बनाया गया। चलते 1985 में मेरे को पहली बार मौका मिला कि मुझे इस चुनाव क्षेत्र से पार्टी ने खड़ा किया। और मैं शायद मैं कहूँगा मैं सबसे कम उम्र का विधायक होता था। जब मैं चुना गया था तो मैं 6 दिन विधायक रहा। 7वें दिन जो है वो मैं मंत्रिमंडल में शामिल हो गया था। और उसमें अगर देखा जाए तो मैं हिमाचल प्रदेश का कानून मंत्री बना था। मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट से, ये पावर का महकमा भी मेरे पास था,
युवा सेवाएं और खेल विभाग भी मेरे पास था, शहरी विकास मंत्रालय भी मेरे पास था, और स्वास्थ्य विभाग का एक आयुर्वेदा डिपार्टमेंट अलग से होता था, वो डिपार्टमेंट भी मेरे पास रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मेरे चुनाव क्षेत्र में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाखड़ा बांध बना है, बाहर के लोग तो आज भी कहते हैं कि भाखड़ा बांध जो है ना वो पंजाब में है, लेकिन नहीं, भाखड़ा गांव मेरे चुनाव क्षेत्र में है। और अगर देखा जाए तो उस समय जो भाखड़ा हमारा शहर होता, जो भाखड़ा जो हमारी पंचायत होती थी, इस पंचायत में कुल मिला के सारे घरों को मिला के 46% घरों को बिजली थी, बाकी बिजली भी नहीं होता। मैं आपको 1985 की बात बता रहा हूँ। 68 में, उससे पहले जो है वो भाखड़ा बांध बन के तैयार हो गया था, प्रोडक्शन में भी आ गया था, लेकिन भाखड़ा गांव के अंदर भी बिजली नहीं थी। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में 43% घरों में बिजली थी, बाकियों में बिजली नहीं थी। और हिमाचल प्रदेश के लिए हमने एक नया कार्यक्रम बनाया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1987 में हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से हमने खड़ा किया कि जहाँ पे हमने हर गांव को बिजली से जोड़ा था। और मेरे चुनाव क्षेत्र में मैं ये कहूँगा 43% से लेके मैं कहूँगा ये 57% इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने 2-2.25 सालों के अंदर करवाई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे को पैदल जाना पड़ता था, कोई सड़कें नहीं हुआ करती थी। मेन सड़क होती थी बिलासपुर से जो है ना कीर्तपुर की तरफ को चले गए, आगे नैना देवी की तरफ को चले गए। टूटा हुआ सा रास्ता जो था वो भाखड़ा की तरफ को हुआ करता था। एक शिमला से दाड़ला के आगे जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो जाती है, तो वो सड़क जो है ये मंडी की तरफ को जो है ना, ये भी ब्रह्मपुत्र से आगे ये भी अच्छी सड़क नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह जाते थे इसमें। या एक टूटी सी सड़क थी जो वहां से दाड़ला मोड़ से लेके नवगांव बेरी रोड जिसको बोलते हैं, जो आज अच्छी सड़क है, जिससे 2 जो है वो सीमेंट प्लांट के ट्रक वगैरह गाड़ियां चल रही हैं। ये मैं कहूँगा ये मोटी मोटी सड़कें थी, बाकी सारे का सारा जो है वो चंगर एरिया जिसको बोलते हैं वो भी मैं कहूँगा कि सूखा की स्थिति में तो था ही था, लेकिन कोई सड़कें नहीं थी, कोई शिक्षा का वो नहीं था। और मैं आपको आज भी बताना चाहूँगा कि पहले हायर सेकेंडरी स्कूल होते थे, 10 के स्कूल नहीं होते थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में जब कुलदीप सिंह जी और यहाँ से सांख्यान जी जिसके जो है वो यहाँ से विधायक रहे हैं, उसमें मेरे चुनाव क्षेत्र में बस्सी में केवल एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था, हाई स्कूल नाम मात्र के थे। और उसमें शिक्षा क्या थी वो मैं उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, जब जो मैंने चलना शुरू किया था, मैंने कहा कि बिजली का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने करवाया। और जब हमने शिक्षा विभाग की हम बात करें तो जहाँ पे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था, आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुल मेरे जो चुनाव क्षेत्र है उसमें जो है वो 119 प्राइमरी स्कूल है। आज की तारीख में 20 मिडिल स्कूल मेरे चुनाव क्षेत्र में है। हाई स्कूल अब कम रह गए हैं, 4 हाई स्कूल हैं और 26 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है आज मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर है। ये शिक्षा का विस्तार हुआ है। कंपेयर अगर आप कर लें एक स्कूल को छोड़ के, वो सारे के सारे स्कूल जो है ये अपग्रेड भी मैंने किए हैं, इनकी इमारतें भी मैंने बनाई है। और यहाँ पे ये जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हम जब जोर दिया था और हमने ये सोचा था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन जो है वो घर द्वार होनी चाहिए, तो उसमें हमने फैसला किया था माननीय वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कि हमारे को पहले दूर दराज के क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल देने चाहिए, उसके बाद हम कानून बनाएं कि जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा उसका अपराध दंडनीय होगा। तो माननीय वीरभद्र सिंह ने वही किया। हमने 1.5 साल में जो है वो 2300 प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश में खोले। और उन 2300 प्राइमरी स्कूलों में से, क्योंकि मेरा एरिया कड़ा फटा एरिया था, दूर दराज का एरिया था, तो 86 प्राइमरी स्कूल मैंने 1.5 साल में अपने इस चुनाव क्षेत्र के अंदर खोले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं होता था। बिलासपुर में कुल एक ही डिग्री कॉलेज था, वो था बिलासपुर। घुमारवीं में बाद में वीरभद्र सिंह जी ने घुमारवीं में खोला। और मेरे चुनाव क्षेत्र में
हमने एक जुखाला डिग्री कॉलेज खोला और एक हमने नैना देवी में डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज खोला। इस चुनाव क्षेत्र में हमने 3 ITI खोली, एक स्वारघाट में है, एक नैना देवी में है और अभी एक लाड़ा घाट में जो है वो ITI खुली है, जिसकी शुरुआत अभी होने वाली है। ये सैंक्शन भी वीरभद्र सिंह की करी थी, लेकिन इतना टाइम निकल गया, इसकी क्लासें ना शुरू हो सकी, ना उसका स्टाफ सैंक्शन हुआ। अब क्योंकि चुनाव आगे हैं तो अब लाड़ा घाट का भी ITI की घोषणा कर दी गई है। माफ कीजिएगा, मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा। ये तमाम विकास कार्य आपने बताए, ये वीरभद्र सिंह की जब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, तब ये विकास कार्य किया गया। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ, राज्य में भाजपा की सरकार है, उस दौरान क्या आपको कोई चैलेंज ऐसा फेस करना पड़ा? जी, मैं क्योंकि आपने रिपोर्ट बोली है तो मैं अपनी रिपोर्ट पूरी आपको करना चाहूँगा। स्वास्थ्य मंत्री रहा 2 बार में, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखें तो बिलासपुर में तो जो किया हमने किया, बतौर मंत्री जो मेरी ड्यूटी बनती थी वो करी। एज ए कानून मंत्री मैंने बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट खोला। लेकिन मैं उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सब सेंटर अगर कहीं पे ज़्यादा है तो नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पहले कोट कहलूर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, और आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा उनके स्तर बड़ा है। जुखाला में 50 बेड हॉस्पिटल है, माता नैना देवी जी के 50 बेड हॉस्पिटल है, पैसा सैंक्शन हो गया है, वीरभद्र सिंह जी ने दिए थे सारे। ये मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आज जितनी सड़कों का जाल है, आज मुझे कहीं पे भी पैदल नहीं जाना पड़ता। भले कच्ची सड़क है, बहुत सारी सड़कें पक्की हुई है, कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पक्की होगी, कोई नाबार्ड में पैसा आ गया, कोई हमारे स्टेट सेक्टर में पैसा आ गया। आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा एक एरिया जो भाखड़ा विस्थापित एरिया था, वहाँ पे आपको स्कूलों की कमी नहीं मिलेगी, उसके स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी नहीं मिलेगी, कहीं पे आपको सड़क की दिक्कत नहीं होगी, बाकी सड़कें तो पक्की होगी, या बाकी जो रह गई है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से जो है रुकी पड़ी है। अब 2-3 की हमने अप्रूवल और करवा ली है, आगे को वो आएगा तो नवाड़ में वो सड़कें भी बनेगी। अब ये नहीं होगा कि भाखड़ा विस्थापितों को जो है ना ये दिक्कत है, वो सारी दिक्कतों का सामना जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया है। एक मेरे चंगर एरिया है जो 8 पंचायतें हैं, वो पड़ती हैं वहाँ से नंगल से लेके कीर्तपुर के साथ का एरिया चंगर से। उसके लिए मैंने 90 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना बनाई थी, और मैं कहूँगा उसमें जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आशीर्वाद रहा है, और उसे मैं कहूँगा वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद रहा कि हमने अनंतपुर हाइडल से पानी उठाया, और आज इन सारी 4 पंचायतों को, जिसको चंगर एरिया बोलते थे, उसमें जो है वो पानी हमने खेतों को पहुँचाया है। अब प्लेन जहाँ पे पानी लगता है पंजाब के एरिया में, उसके मुकाबले में मेरी ये 8 पंचायतें जिसको चंगर क्षेत्र बोलते थे, आज वो वहाँ पे हर खेत को जो है वो पानी पहुँचता है। चंगर एरिया में सारी ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं दिया, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी मैंने पहुँचाई है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये मैं आपको एक कोने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे उसको बांटना चाहूँ तो ये हमारा बीच का एरिया है, कोई दावी घाटी का एरिया है, कोई छुको का एरिया है, रानी कोटड़े का एरिया है। इसमें सारा जितना सर्वांगीण विकास हुआ है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अब लोगों में जाके पूछो, उनसे पूछो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ और 1985 के बाद कांग्रेस पार्टी के शासन में क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार मेरा जो ओपोनेंट था वो विधायक भी रहा, वो चेयरमैन भी बनाया गया था स्मॉल सेविंग का, 2 चेयरमैन बनाए थे धूमल साहब ने मेरे अगेंस्ट, लेकिन लोगों का फिर भी जो आशीर्वाद मिला है, मैं कहूँगा उससे हमने जो भी कर सकता था। पीने के पानी की बात ले लीजिए, सिंचाई की बात ले लीजिए। सिंचाई की आज की तारीख में अगर देखा जाए, जुखाला सब डिवीजन में मेरी 13 जो है वो पीने के पानी की स्कीमें हैं। स्वारघाट जो डिवीजन है उसमें 1 है, बस्सी में 1 है, 2 है जो जिनकी मैंने आपसे बात करी है। ये सिंचाई की योजनाएं जो है वो टोटल 16 योजनाएं मेरे चुनाव क्षेत्र में चली है। एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई नहीं। ये सब की सब कांग्रेस पार्टी और 1985 के बाद जब से मैं विधायक बना हूं तब से मैंने लोगों को ये समर्पित करी है। पेयजल योजनाएं जो है वो टोटल हमारे जो है ना 77 है,
और वो पानी हमने पहुंचाया क्योंकि सूखाग्रस्त एरिया है। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा 1916 में मैं प्लानिंग का चेयरमैन होता था। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने शायद पूरे हिंदुस्तान में प्लानिंग का चेयरमैन एमएलए को या हारे हुए व्यक्ति को नहीं बनाते। वीरभद्र सिंह ने मेरे काम करने की क्षमता को देखते हुए शायद ये पहला राज्य था जहाँ पे प्लानिंग का चेयरमैन जो है वो अदर देन चीफ मिनिस्टर बना है। मैं 5 साल प्लानिंग का चेयरमैन रहा हूँ और मैं उसमें कहना चाहूँगा कि ये जो सिंचाई की पेयजल योजनाएं सारी हैं उनको बड़ी माइन्यूटली मैंने देखा है। और आज ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि विधानसभा में मौजूदा जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने अभी जो कहा बिलासपुर के लिए एक ही स्कीम सूखे से निपटने के लिए सैंक्शन हुई है, वो है माकड़ी से पानी उठा के स्वार घाट तक लेके आना। और कहीं अगर मान लो जैसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जी आने वाले समय में 2025 उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पानी है ज़मीन के ऊपर 2 हिस्से पानी सूख जाएगा, 1 हिस्सा पानी रहेगा। अगर मान लो वो परिस्थिति आएगी, प्रधानमंत्री तो आज बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन मैंने 2016 से उसके लिए स्कीम बनाई थी और आज वो स्कीम सैंक्शन होके कोई 90 करोड़ रुपए में पानी वहाँ से आएगा। जब भी कोई सूखे की स्थिति में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उससे पानी दिया जाएगा। रतनपुर की अलग से स्कीम बनाई गई है, परगना बहादुरपुर के लिए अलग से स्कीम बनाई गई है, सदर के एरिया में कुछ और स्कीमें बनाई गई है। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि ये सारा जो काम है ये हुआ है। 50 पंचायतें हैं मेरे चुनाव क्षेत्र में, पहले कम थी और ज़्यादा बढ़ गई। एक म्यूनसिपल कमेटी है और उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सारा बड़ा एरिया है ये कोई 175 किलोमीटर का लंबा एरिया है। वहाँ पे जितना मैं कर सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया है। बिलासपुर से मंत्री होने के साथ साथ मैं कहूँगा जो डिपार्टमेंट मेरे पास आए हैं, बिलासपुर जिला को हमने उसे न्याय देने की बात कही है। नया प्रोजेक्ट हमने हिमाचल प्रदेश में, जब मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था तो मिड हिमालय प्रोजेक्ट चलाया था। 1300-1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में जाके जो है वो हमने वर्ल्ड बैंक से वो पैसा लगा के किसानों का, और मैं कहूँगा कि दूध देने वाले जो पशु हैं, जो माताएं बहनें उसमें लगी हैं, उनकी मदद के लिए जो है एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था। अब वो प्रोजेक्ट ख़त्म होके अब एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट मौजूदा सरकार ने बनाया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था उससे बहुत सारे जो है ना परिणाम आए थे। उसमें जो पशुओं के लिए, उसमें ग्रीनरी लाने के लिए, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए, उसमें हरित क्रांति लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम जो है वो हमने इस पीरियड में करवाए। ये तो हुई सर्वत्र और सर्वांगीण विकास की बात। अब कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं हिमाचल में। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण सेवक अपने वेतन के लिए परेशान हैं और बेरोजगारी दर, अगर यहाँ हिमाचल की अगर मैं पिछले महीने की बात करूं 12.1% यहाँ पर बेरोजगारी दर है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि युवा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं हिमाचल के, पर उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार द्वारा क्या कवायद की जा रही है इसको लेकर? सरकार में बैठे हुए लोगों को तो उसके बारे में बताना चाहिए जी। मैं क्योंकि विपक्ष में हूँ जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज के ऊपर कटाक्ष करूँ। मैं ये कहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय बड़ा ह्यू एंड क्राई मचाया जाता था और उसमें कितने बेरोजगार थे? 7 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में थी। आज बेरोजगारों की संख्या, वीरभद्र सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब और आज में फर्क ये है कि आज 14.5 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम कहेंगे तो कोरोना का नाम लेंगे, कहेंगे कोरोना की वजह सारा कुछ हो गया है। लेकिन कोरोना जो है वो एक इशू है कि भी वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना कोरोना आया है, सबको जो है ना परेशान किया है। एग्रीकल्चर जो है वो भी खराब हुआ है। हमारी नौकरियां करने वाले जो लोग थे बाहर, वो नौकरियां छोड़ के आना पड़ा। चाहे प्राइवेट सेक्टर में लोग गए हुए थे बाहर, बॉम्बे में थे, बड़े बड़े शहरों में थे, तो वहाँ से लोग बाहर आए हैं। तो आज मैं कहूँगा उनकी संख्या 1450 हो गई है। उसके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नौजवान, हमारे पढ़ा लिखा नौजवान है, जो नौकरियां छोड़ के बाहर आना पड़ा, भले ही कोरोना की वजह से आना पड़ा, अब तो कोरोना कम हो गया, अब दोबारा से सर उठाना शुरू किया है, अब स्कूल बंद होने दोबारा से शुरू हो गए हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार को करना चाहिए, हम धन्यवादी हैं कृषकों के। अगर देखा जाए पीछे, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि देखो जीडीपी हमारा इतना नहीं गिरा हिमाचल का,
हमारा जो है ना बरकरार रहा है, वो रहा है कि कृषकों की वजह से। वो कहा कि जो हमारे जो बागवान हैं उन्होंने इस चीज़ को संभाला, जो हमारे कृषक हैं उन्होंने हमारे को संभाला। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि तो आज कृषकों को भी क्या मिल रहा है। अगर आप बोले कि ये 2000 रुपये डाल दिया कि किसान के अकाउंट में और वो जो दुगनी इनकम हमारी होगी, देखने का ये है कि किसान को हम दे क्या रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि जी नींबू की कीमत जो है वो ज़्यादा होगी, 10 रुपये नींबू का बिक रहा है, फूल गोभी ये भाव बिक रही है, टमाटर क्या भाव बिक रहा है। आज अगर मैं कहूँगा कि अगर मान लो कीमतें बढ़ रही है और वो मान लो कृषक को वो पैसा मिल जाए तो मैं उस सबसे खुशी हूँगा मैं। लेकिन हो ये रहा है कि बड़ा अंतर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या मिल रहा है और जो कंज्यूमर है उसको किस भाव से जो है वो सब्जियां और दालें सारी चीजें मिल रही हैं। बहुत बड़ा अंतर है। कृषक को भी नहीं मिल रहा है, कृषक का भी शोषण हो रहा है, और जो खरीदार है जो कंज्यूम करता है उसमें 3 गुना 4 गुना कीमत के ऊपर जो है वो सब्जियां और ये जो खाद्यान्न है ये मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बिचौलिया है वो पैसा खा रहा है, वो उसको किसने संभालना है? उसको सरकार ने संभालना है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे चलेगी? जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, ट्रैक्टर के अगर देखा जाए चलाने के ऊपर जो है ना उसका फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार को जो है ना इनके ऊपर ध्यान देके चलना चाहिए। फिर ये तमाम बातें आपने कही। अब मैं 5 जो राज्य हैं वहाँ पर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई, पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया 5 राज्यों में। हिमाचल में क्या लगता है क्या होने वाला है? आपने ये तो बोल दिया था, आपने ये तो नहीं बोला कि बाई इलेक्शन हुए उसमें पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी भी कांग्रेस की और 3 बाई इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा तो यहाँ साफ हो गया। भाजपा तो ये दावा कर रही है ना कि कांग्रेस जो है हर जगह कमजोर है। बोला नहीं, भाजपा ये नहीं बोलेगी तो और क्या बोलेगी भाई जी। भाजपा तो वो भी पार्टी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, जब पुरानी जनता पार्टी जनसंघ होती थी उसमें से कितने मेंबर पार्लियामेंट होते थे इनके? 2 मेंबर पार्लियामेंट थे ना। आज सरकार बनाए बैठे है ना, तो कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में है। बुरे दिन भी आते हैं, मैं कह सकता हूं कि हमारी वजह से कुछ ना कुछ जो है ये दिन देखने को अगर मिले हैं। कोई विचारधारा खत्म नहीं होती, संविधान खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वह है जो भारतवर्ष के संविधान जो बोलता है। इसलिए मैं कहूँगा ये जो इलेक्शनों की बात आप कर रहे हैं उसमें जो है वो बहुत सारे मुद्दे जो है ना ये क्षेत्रीय भी चलते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अब धर्म हमारी आस्था है का प्रतीक है, उसमें जो है वो इंजेक्शन कौन सा कब लग जाएगा तो उससे जो है ना उसका फर्क पड़ता है, जिसका परिणाम आपने देखा है इनमें। जहाँ तक आपने पंजाब की बात करी, पंजाब में कितनी सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की? दिल्ली सत्ता में बैठे हैं। अगर सुपड़ा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पंजाब में साफ हुआ। वहाँ पे अगर मान लो ये जो आम आदमी पार्टी आई है, मैं खुद मानता हूँ कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की आपस की कलह की वजह से, लड़ाई की वजह से कांग्रेस पार्टी को ये दिन देखने पड़े हैं। अगर मान लो वहाँ पे ठीक समय पर ठीक फैसला होता तो शायद आज की तारीख में पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। उसका प्रभाव हिमाचल में नहीं पड़ने वाला है। ये पंजाब की बात पंजाब में रहेगी। पंजाब में अपोजिशन का रोल भी आम आदमी पार्टी ने किया 5 सालों तक। उनके 4 मेंबर पार्लियामेंट भी जो है वो पंजाब से जो है वो आम आदमी पार्टी के आए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो आपको उनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने उत्तराखंड में भी कहा था, लेकिन जितने नोटा को वोट मिल गए उतने भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश की तरफ को जो है ना 2 ही मैं कहूँगा यहाँ पे बात है, या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या कांग्रेस पार्टी आती है। ये आम आदमी पार्टी तो जो है ना वो बात है कि भाई जिसने चलते चलते कुछ नहीं बोलना, जिनको कहीं पे कोई पूछता नहीं है वो बोलते हम आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तो लग जाएगा पता। तो ये जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आदान प्रदान चल रहा है नेताओं का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्यों बोला, वो तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का है, मैं क्यों फंसूं इसके बीच में? उनको करने दो। पर मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर बड़ा परेशानी का एक ऐसा समय आने वाला है। समय क्या आने वाला है? हम लोगों ने पंजाब में जब उग्रवाद बढ़ा था हमने वो समय भी देखा है। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे को, मैं मंत्री था उन दिनों, तो उसमें गाड़ी के ऊपर हम नेशनल फ्लैग नहीं लगा सकते थे। हम गाड़ी के ऊपर जो है ना रेड लाइट, वीआईपी लाइट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पीस मार्च लगा था फिरोजपुर में, गुरदासपुर में, तो मैं एक अकेला मंत्री था जिसमें मेरे को भेजा, मैं वहाँ पे गया। कई मुकर गए थे, कई बोले बीमार हो गए क्योंकि उग्रवाद था वहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय का जो समय था वो
बड़ा बड़ा भयानक समय था। मेरे एरिया में अनंतपुर से लेके नंगल से लेके और कीर्तपुर तक मेरे को तो पंजाब में जाना ही पड़ता है अगर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर अप करना है। तो वहाँ पे जाके जो है ना, ये हम दिन को भी जो है ना कोई नेशनल फ्लैग नहीं लगाते थे। 5 बजे जो है वो दुकानें सारी बंद हो जाती थी। आज की तारीख में बुरा हमारे को ये लगा कि जब यहाँ पे कुछ मणिकरण की तरफ को लोग जाते हैं, मान लो नीचे अनंतपुर साहब में आ गए, गुरु का लाहौर में आ गए, बाबा बड़भाग सिंह के आ गए, नैना देवी के मत्था टेक के बाद फिर कुछ लोग जो है वो मणिकरण जाते हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ पे तो जो है ना खालिस्तान के झंडे लगा के आ रहे हैं लोग। अब जिनको रोका गया तो उन्होंने बाहर जाके जो है ना उसका भी बड़ा बवाल खड़ा किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर आप ये कहें कि जैसे पंजाब के अंदर हो रहा है, ये सरकार तो आई है आम आदमी पार्टी की, लेकिन आज कारण क्या है कि पंजाब के अंदर और एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है ना आगे और आ रही है। अगर वो परिस्थितियाँ खराब हुई तो मैं कहूँगा कि राजनीतिक उठाव पटक जो है ये इसकी वजह से हमारे को ये अगला वाला टाइम जो है ये मुश्किल का होगा। पंजाब को चाहिए कि ये जो खालिस्तान समर्थक है उनको बंद करें। उनको चाहिए कि यहाँ पे जो झंडे लग रहे हैं खालिस्तान के, और आज खुले तौर पे अगर देखा जाए कई गुरुद्वारों के बाहर तो जो है ना लोगों ने पुराने पोस्टर भी लगा दिए हैं। वो समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक होगा अगर इस प्रकार से जो है एंटी नेशनल एलिमेंट और ये जो खालिस्तान समर्थक हैं वो अगर सर उठाएंगे तो मेरा हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। अब सर आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो आगामी समय में जो चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस से क्या उम्मीद रख सकती है और पर्टिकुलरली श्री नैना देवी विधानसभा को क्या मिलने वाला है? तो मैं आपसे कहूँगा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों की क्या उम्मीद है जी। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। शायद मैं तो पैदा हो गया था, आप पैदा भी नहीं होंगे उस समय जब हिमाचल को बनने की बात आई थी, और जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो एक बहस चली थी कि ये जो हमारे पहाड़ी जो हमारे इलाके हैं इनको क्या अलग तरीके से रखा जाएगा या इनको पंजाब में मर्ज कर दिया जाएगा। उसमें हरियाणा नहीं होता था, उसमें जो है ना एक कमेटी भेजी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिसमें 4-5 आदमी मेंबर थे, और उन्होंने सब ने कहा कि इसको महापंजाब में बना दिया जाए। एक मेंबर ने लिखा था कि पहाड़ों को अगर आपने संरक्षण देना है, पहाड़ों की अगर उन्नति आपने देखनी है, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, उनको अलग से रखने की ज़रूरत है। और एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग दैट फाइल के ऊपर आज भी लिखा पड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि मैं इनके साथ स्टैंड करता हूँ, एंड दैट वाज अप्रूव्ड। जब हमारा अलग से जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठा, और हिमाचल प्रदेश में पहले हमारे मुख्यमंत्री हमारे यशवंत सिंह परमार जी बने, उसके बाद ये चलता रहा सारा कुछ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिला है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया कि 1971 में 25 जनवरी को वो शिमला में आई थी, रिज मैदान पे बर्फ पड़ी थी उस दिन, और इंदिरा गांधी जी ने 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बनाया था, और उसमें ये घोषणा करी थी कि हिमाचल प्रदेश को अपलिफ्ट करने के लिए 90% जो है जो हमारा जो प्लान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% राज्य सरकार देगी। वहाँ से चलना हमने शुरू किया है, प्रदेश बना है। यहाँ पे जो है जो भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो लोगों को चाहिए था वो मिला है। भूमि सुधार कानून यहाँ पे लागू हुए हैं, और आज हिमाचल प्रदेश जो है, मैं ये कहना चाहूँगा, आज कारण क्या है कि आज लेके उस समय से लेके आज तक अगर तुलना की जाती है तो कहीं पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं विदेशों में भी, वहाँ के लोग भी हिमाचल प्रदेश को स्टडी करने के लिए आते हैं। अगर आज कारण क्या है कि जो कठिन प्रदेश था, जहाँ पे 8% एजुकेशन रेट हमारा हुआ करता था, आज हम केरला के बराबर में हैं। मेल लिटरेसी में भी, फील्ड लिटरेसी में भी कभी केरला आगे हो जाता है, कभी हिमाचल प्रदेश आगे हो जाता है। जहाँ से हमने 8% से चलना शुरू किया था, आज अगर हम यहाँ पे 90% से ऊपर या 7% अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी की वजह हुआ था। यहाँ भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज तो हर जिला में जो है ना
जो है ना मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मेरे बिलासपुर में मैं कहूँगा अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ना होते, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ना होते, तो ये जो एम्स का काम चला है बिलासपुर में, मेरे ही हलके में है, वो नहीं होता। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार को फैसला करना है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा, सरकार ने फैसला किया और हमारे निवेदन के ऊपर वीरभद्र सिंह जी ने फैसला किया, तो आज वो जो यहाँ पे जो एम्स का काम है वो चला है, ओपीडी खुली है, अभी कुछ काम चला हुआ है, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये मैं कहूँगा ये कुछ कदम है जो कांग्रेस पार्टी के शासन में बढ़े हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अगर देखा जाए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात है, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात है, चाहे वो दूध पैदा करने की बात है, ये सारे का सारा काम सड़कों के बनाने से लेके शिक्षा और स्वास्थ्य के विस्तार से लेके ये सारे काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने हुए। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे 10% काम बता दो जो तुम्हारे समय में भी हुए और जो कृषकों को जिसका फायदा हुआ हो, एजुकेशन लेने वाले लोगों को फायदा हुआ हो। यहाँ पे हमने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जो है ना विस्तार किया है, हमने मेडिकल एजुकेशन का विस्तार किया है, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खोले हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे काम जो है ये कांग्रेस पार्टी की वजह से खुले हैं और ये काम लोगों के हमारा कर्तव्य बनता था कांग्रेस पार्टी का, वो हमने पूरा किया है, उसको आगे भी करेंगे। तो उम्मीद है कि जो सपना गांधी नेहरू ने हिमाचल के लिए देखा था और जिस विकास की दरकार हिमाचल की जनता को है, वो विकास हिमाचल को मिलेगा। धन्यवाद।